नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना भूलें नहीं। आज हम बात नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न 5 के बारे में। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी के में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उनके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। अब हमें अंकों को ज्ञात करना है। अब दिए ही नहीं है तो हमें क्या क्या दिए है उसके हिसाब से हम ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न पहले शांति से पढ़ते हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक, यानी कि गणित में अंक की बात हो रही है और अंग्रेजी में अंक की बात कर रही है। अंग्रेजी में अंकों का योग कितना है? 30 है। अब हमें दोनों ही नहीं पता है ना, तो यहाँ पे कोई भी एक मानना पड़ेगा। तो हम पहले मान लेते हैं कि गणित के अंकों का योग कितना है? x है। यानी गणित में अंक का योग, गणित में अंक हम मान लेते हैं। माना कि गणित में अंक बराबर x, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे? तो अंग्रेजी के अंक क्या हो जाएंगे? ये x है, तो अंग्रेजी बराबर क्या हो जाएगा? तो कुल में से गणित के बात कर लेंगे तो हमारा कुल कितना है? 30। 30 में से गणित के बात करेंगे यानी कि 30 माइनस x हो गया। अब यहां से हमें इतना पता चला। अब आगे दूसरा वाक्य क्या बोला है? यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, यानी कि अब गणित के अंक कितने हो जाएंगे? अब गणित के अंक क्या हो जाएंगे? 2 अंक अधिक मिले होते, यानी कि जितने थे उसमें 2 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि x प्लस 2 है। और अंग्रेजी में 3 अंक कम, यानी कि अंग्रेजी के अंक क्या हो जाएंगे? जो है उसमें से कितने कम? तो 3 कम। x माइनस 30 में से x तो था ही, और 30 माइनस x और ये और 3 कम, यानी कि -3। अब देखो अंक वालों को करेंगे तो बड़े प्लस और माइनस माइनस होगा। 30 में से 3 गया 27, बड़ी संख्या का चिन्ह -x। अब आगे तीसरा वाक्य, उनके गुणनफल का योग, गुणनफल कितना है? 210। तो किसके? इन दोनों के गुणनफल की बात हो रही है। तो प्रश्न अनुसार गुणनफल, तो गुणनफल कितना दिया है? मैथ्स के अंक का और अंग्रेजी के अंक का गुणनफल बराबर 210 दिया है। अब क्या करेंगे? इसको हल करेंगे तो पहले के साथ पहला 27 गुणा x, 27x, पहले के साथ दूसरा तो x गुणा x स्क्वेयर, और प्लस और माइनस, इसका माइनस इसका प्लस, प्लस और माइनस का चिन्ह x स्क्वेयर। अब दूसरे के साथ पहला 27 2 54, यानी कि प्लस 54। अब x गुणा 2 माइनस 2x, और 210 तो इस तरफ है ही। अब क्या करते हैं? 210 को भी इस तरफ ले आते हैं और इसको क्रम में लिख देते हैं घात के हिसाब से। तो x स्क्वेयर को पहले लिख दिया। अब 27x और 2x, प्लस और माइनस होगा, तो 27 में से 2 गया तो 25 हो गया, 25x, और बड़ी संख्या का चिन्ह उसी तरह 210 इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, यानी कि 54 तो है, प्लस 54 है हमारे पास, और माइनस 210 इक्वल टू 0। तो इसको x स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर 25x, अब प्लस और माइनस होगा, तो 54 में से यानी कि 210 में से 54 गया तो कितना हो जाएगा? 156, और वो कौन सा चिन्ह हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या चिन्ह लगता है ना। अब बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे -x² आ गया, तो -x² का चिन्ह
माइनस निकालने के लिए मैं -1 से पूरे समीकरण को गुणा कर दूंगा। तो -1 से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर अथवा माइनस का चिन्ह निकालने पर तो जहां पे माइनस होगा वहां पे प्लस हो जाएगा, वो प्लस और वहां माइनस हो जाएगा। तो -25x और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 154 = 0। अब यहाँ से हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। हम गुणनफल के सूत्र से भी हम यहाँ पे दो तरीके से हल कर सकते हैं इसको। तो हम मध्यम पद विभक्त से भी कर सकते जो 8वीं में सिखाया था मैंने, और यहाँ पे हम द्विघात सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो द्विघात सूत्र का हमने आगे देखा है। अब मध्यम पद विभक्त 8वीं में क्या था वैसे ही करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, तो मध्यम पद विभक्त में क्या करते थे, तो जो अंतिम पद होता है उसका ऐसा गुणनखंड लेना कि मध्यम पद आए, है ना, यानी कि मध्यम पद के दो गुणनखंड निकलेंगे। तो 156 का ऐसे दो गुणनखंड। अब यहाँ पे मुझे पता ही है कि 156 यानी कि 156 गुणा 1, फिर दूसरा 12 गुणा 13, फिर अब देखो 156 के दो गुणनखंड मुझे यहाँ पे पता है। तो 156 की ये दोनों तो आ ही नहीं सकते क्योंकि 56 और 57 हो जाता है। अब 12 और 13 25 हो रहा है, तो ये भी 25 ही है। तो 12x और 13x, लेकिन हमें कैसे चाहिए, 25x कैसे चाहिए, माइनस में, यानी कि -12x -13x माइनस माइनस प्लस हो गया और -25x आ गया, और ये 156 ऐसे ही। तो मध्यम पद के दो क्या हमें विभाजन किए, यानी कि मध्यम पद विभक्त। अब देखो, अब क्या करेंगे, पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे में से कॉमन निकालेंगे। तो इसका कॉमन निकाला तो x -12 रहा, दोनों में से x ही कॉमन है। अब यहाँ पे देखो 12 गुणा 13 कॉमन निकलेगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है यानी कि -13 कॉमन निकला, तो यानी x -12 बचा अंदर। तो x -12 और दूसरा गुणनखंड क्या अनुसार है, x -13, और इन सभी के बराबर, तो ये हमारा द्विघात समीकरण यानी कि 0 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x -12 = 0 और x -13 = 0। तो यहाँ पे x बराबर 12 मिल सकता है और x बराबर 13। तो x की दो वैल्यू है। अब बात करें, तो अब यहाँ पे x बराबर 12 आए तो गणित में अंक कितने हो जाएंगे, अगर x बराबर 12 है तो गणित के अंक तो x है ना, देखो हमने माना था वो दिखाई है मैंने। तो गणित के अंक x है, यानी कि x बराबर 12 है तो 12 ही हो जाएंगे गणित के अंक। उसी तरह अंग्रेजी के अंक क्या हो जाएंगे, अंग्रेजी के अंक 30 - x, तो 30 में से x गया तो कितना 12, यानी कि 30 में से 12 गया था यानी कि 18। अगर x बराबर 12 है तो अंग्रेजी के अंक 18 और गणित के अंक 12। उसी तरह अगर x बराबर 13 है तो गणित के अंक x यानी कि 13 हो जाएगा। उसी तरह अंग्रेजी के अंक x -30 - x, यानी कि 30 में से x कितना है 13, बात करोगे तो 17 हो जाएगा। यानी कि गणित के अंक 13 है तो अंग्रेजी अंक 17 हो सकते, और गणित के अंक 12 है तो अंग्रेजी के अंक 18 हो सकते। उसी तरह छठा प्रश्न देखते हैं। फोर 4.3 का प्रश्न है, एक आयताकार खेत के विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब किसकी बात हो रही है, तो आयताकार खेत की। तो आयताकार खेत कैसा है, इस तरह का आयताकार का खेत होता है ना, तो हमने एक मान लेते हैं कि आयताकार का खेत है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, छोटी भुजा हो जाएगी उसकी, छोटी भुजा, ये हो जाएगी हमारी बड़ी भुजा। आमने सामने आयताकार के सेम होते हैं ना, तो ये दो छोटी और दो बड़ी भुजा। उसकी विकर्ण छोटी भुजा से 60 अधिक है, यानी कि कोई भी एक विकर्ण ले ले, इस तरफ का एक विकर्ण ले लेते हैं, हो गए, नाम दे देते इसको ABCD, हो गए। तो हमें जो बोला गया तो उसके हिसाब से, किसी का माप तो दिया ही नहीं, तो हमें सिर्फ बोला गया कि ये इससे इतनी बड़ी इससे छोटी है। तो एक काम करते तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, तो यहाँ पे देखो विकर्ण भी बड़ा है,
बड़ी भुजा ही बड़ी है, तो सबसे छोटी भुजा से छोटी, तो छोटी भुजा को मान लेते हैं, तो छोटी भुजा x मान लेते हैं। तो माना कि सबसे छोटी भुजा x है। अब ये x हो गई, तो छोटी भुजा से विकर्ण कितना है 60 है, ठीक है, यानी कि ये x प्लस 60 हो गया विकर्ण, यानी कि विकर्ण x प्लस 60 है, हो गया। अब बात करें तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है, यानी कि जो छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 अधिक है, यानी कि छोटी तो x है और उसमें 30, यानी कि x प्लस 30, यानी कि बड़ी भुजा x प्लस 30 हो गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, नहीं योग दिया है, कुछ नहीं दिया, लेकिन हमें यहाँ पे देखो एक विकर्ण दिया है और ये त्रिभुजाकार का बन रहा है और आयत है, यानी कि 90 का आएगा, है ना। कोण 90 का आएगा, तो कोण 90 का और त्रिभुज है, तो पाइथागोरस का नियम लगता है ना, तो पाइथागोरस का नियम लगाएंगे हम, तो पाइथागोरस के अनुसार, तो पाइथागोरस का नियम क्या था कि कर्ण का वर्ग बराबर 5 की भुजा का वर्ग प्लस सामने की भुजा का, 9th में मैंने समझाया आपको। तो कर्ण क्या है हमारा, तो ये तो BD है, BD का माप कितना है x प्लस 60। उसी तरह 5 की भुजा, 5 यानी कि कौन से कर्ण के 5 की भुजा ये रही, तो कितनी है x है, x का वर्ग और इनका भी x प्लस 60 का पूरे का वर्ग हो जाएगा, प्लस सामने की भुजा किसकी ये रही, तो x प्लस 30 का वर्ग। अब इसको हल करते हैं, अब इसका वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, a प्लस b होल टू स्क्वायर, उसका सूत्र क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो उसी का प्रयोग करेंगे, यानी कि पहले का वर्ग यानी कि x स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारा a क्या है x प्लस b 60 है, प्लस b स्क्वायर यानी कि b का, यानी कि हमारा 60 का वर्ग बराबर x का वर्ग करोगे तो x स्क्वायर ही हो जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ पे भी सूत्र वही लगेगा प्लस b होल टू स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2a क्या है हमारा x है और b की जगह हमारा 30 है, और लास्ट में प्लस 30 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6 2 12 और x यानी कि 120, x 60 है ना, अब 6 6 36 और वर्ग है यानी कि 3600। अब इसी तरह इस तरफ x स्क्वायर तो था ही पहले का, प्लस x प्लस 30 का किया था हमने, तो उसका x स्क्वायर प्लस 3 2 6 यानी कि 60x, अब 30 का 3 3 9 90 और 900। अब देखो एक काम करते, पूरे को इस तरफ ले आते, तो पहले x स्क्वायर तो था ही, ये इस तरफ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर है यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस अब 120 एक्स तो आई, अब एक्स वाला इस तरफ आए यानी कि माइनस 60x प्लस 3600 इस तरफ से 900 आए यानी कि माइनस हो जाएगा, माइनस 900 इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे तो ये तो एक कट गया, एक बार प्लस और माइनस यानी कि बचा क्या माइनस एक्स स्क्वायर, 20 में से 60 गया यानी कि 60x और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि प्लस 60x, 3600 में 900 गया यानी कि 2700 और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि प्लस हो गया प्लस 2700 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस करने के लिए मैंने बोला था -1 से पूरे को गुणा कर दो या माइनस अंदर पूछा होगा तो सारे प्लस की जगह माइनस हो जाएंगे, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो पहला माइनस यानी प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस की जगह माइनस 60x 27 प्लस की जगह -2700 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे देखो हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, मैंने दीर्घा सूत्र और मध्यम पद। तो आपको मध्यम पद की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए हम मध्यम पद से उसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2700 है तो उसको पहले 27 ही पढ़ते और यहाँ पे 6, तो 27 के ऐसे गुणनखंड के 6 है, तो इस इजी पढ़े इसलिए आपको बोला। तो 27 के गुणनखंड कौन कौन से होते, तो 9 ताली 27, 27 गुणा 1 यही है। तो इनमें से कौन से गुणनखंड से 6 आ सकते हैं, 27 माइनस 1 28 हो सकता है या 26 हो सकता है, यानी कि ये तो आएगा ही। अब 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 10 11 12, लेकिन 9 में से 3 गया तो 6 आ सकता है, यानी कि यही हम गुणनखंड मध्यम पद में लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर तो लिख ही देना है और लास्ट का 2700 भी लिख ही देना है। अब 9 ताली 27 यानी कि 9 और 3। अब देखो हमें तो कितना लाना है, 27 और 9 ताली 27 और 2 0 27 हो गए, और इनका प्लस और माइनस करके 60 लाना है। अब कौन सी संख्या, तो बड़ी संख्या माइनस में होगी तभी माइनस 60x हो गया, प्लस 30x होगा, यानी कि 90 में से 30 गया 60x और बड़ी संख्या चिन्ह यानी माइनस हो गया, तो प्लस 30x। अब ये दोनों और ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो बचा क्या x, तो इसमें से कुछ नहीं निकल रहा है, यानी कि x माइनस 90। अब यहाँ पे देखो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो माइनस 30x माइनस 30 निकाल देते हैं, तो बचेगा क्या, 30 गुना 9 ताली 27 है, यानी कि 90 बचेगा, तो माइनस 90, तो 30 मैंने निकाला तो x माइनस 90 बचेगा। तो कौन कौन से दो निकले, x माइनस 90 और ये 30 कौन से हो जाएंगे, प्लस 30 हो जाए ना, तभी माइनस रहेगा अंदर, तो x माइनस 90 और x प्लस 30 दो गुणनखंड आए। अब इन सब के बराबर हमारा समीकरण कौन सा है, द्विघात समीकरण, यानी कि 0 है। तो इसको मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ, जगह कम है इसलिए। तो x माइनस 90 इक्वल टू 0 हो सकता है, और दूसरा क्या है, x प्लस 30 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो 90 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर प्लस 90 और x बराबर 30 को उस तरफ लेंगे तो माइनस 30 हो जाएगा। अब हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, तो x बराबर तो हमारी भुजा की लंबाई है, तो भुजा की लंबाई यानी सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो माइनस में तो हो ही नहीं, यानी कि माइनस 30 तो आएगा नहीं, तो भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा बराबर x, यानी कि वो 90 हो गया। अब बात करें विकर्ण की, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 60, तो हमारा x कितना है, 90 प्लस 60, 9 और 6 15, यानी कि 150 हो जाएगा ये। अब दूसरा क्या है, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा का माप कितना है, तो बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30, यानी कि हमारा x कितना है 90, 90 प्लस 30 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 10 11 12, यानी कि 120। तो हमें यहाँ पे छोटी भुजा का माप, बड़ी भुजा का माप और विकर्ण का माप मिल गया, और ये सब मीटर में, तो ये मीटर मीटर मीटर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।